तो आज हम करेंगे स्टार्ट CSS। तो CSS स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ी सी हमें जानकारी पता होनी चाहिए, CSS का काम वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक वीक का जो हमारा है टॉपिक्स, इस वीक में हम जो पढ़ेंगे, यानी एक वीक का टारगेट लेके चलेंगे और डे बाय डे इन टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे CSS क्या है, उसके रोल और वेब डिजाइन में इसकी क्या हेल्प होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगले दिन हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट वे टू अप्लाई CSS, कितने तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, और CSS के सेलेक्टर बेसिक स्टाइल्स क्या होती है, ये अगले दिन पढ़ेंगे। फिर मैनेजिंग और लेआउट विद CSS, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैनेज करना उसके पूरे का पूरे लेआउट को। अगर तेरे से लेआउट मैनेज करना आ गया, किसी से भी आ गया, तो CSS पे मास्टरिंग हो जाओ। सारा काम इसी का ही होता है। सेलेक्टर अप्लाई करना ये तो सब कोई भी सीख ले, लेकिन मैनेज करना थोड़ा सा करना पड़े, थोड़ा क्रिएटिव सा काम है। वर्किंग विद कलर बैकग्राउंड, कलर साइकोलॉजी, बैकग्राउंड में क्या कलर होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, किस अच्छा दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कौन से कलर का यूज होना चाहिए, आंखों पे असर जो सा ना करे, ठंडे कलर गर्म कलर, मतलब कि इस तरीके से कलर साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, जिससे हम अच्छी तरीके से एक डिजाइनिंग बना सकें। तो ये हमारे 1 वीक का डेटा जो हम पढ़ेंगे CSS के अंदर। यहाँ मैंने HTML लिख रखा CSS के अंदर। CSS, तो आज का हमारा पहला दिन है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे CSS क्या है, इट्स रोल एंड वेब डिजाइन। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है इसके, और चलिए तो शुरू करते हैं पहला दिन। तो CSS क्या होती है, CSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें क्या करते हैं हम, जो HTML का हमारा पेज होता है उसको हम थोड़ा एक ऐसे मान लो कि जो HTML होता है वो स्केलेटन होता है, जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन हो, और फिर अगर हम उस पर थोड़ा सा मांस वगैरह चढ़ा दे और थोड़ा सा अच्छे से शिकल बना दे उसकी, और फिर से कपड़े पिरा दे, तो वो सारी चीज़ जो हो जाती है हमारी CSS के थ्रू करते हैं। यानी कि अगर हम HTML की स्ट्रक्चर हमने नॉर्मल बना दी, जैसे कि हम नॉर्मल कर ही रहे थे अपने काम में, जो हमारे पेज वगैरह थे इनमें, ये HTML से तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन CSS में हम इससे भी बेहतर बना सकते हैं, थोड़ी डिजाइनिंग सी करके। तो उसके लिए हम वेबसाइट देख लें कोई भी, जैसे मान लो GoDaddy की देख लो, GoDaddy पे क्लिक करेंगे इसके मेन वेबसाइट पर, तो ये इस तरीके से इसकी जो वेबसाइट आ रही है, ये सारी की सारी CSS के थ्रू अप्लाई हो रही है। कौन सा बटन में कितना ग्रेडियंट है, ये कैसा इफेक्ट आ रहा है इस पर, ये कलर कैसे कलर ग्रेडियंट यूज किए गए, ये सब के सब CSS के थ्रू करे गए हैं सर। तो CSS का बहुत मेन रोल होता है हमारे HTML पेज में। इसे सबसे पहले प्रपोज किया था इसने हैकॉन विम नाम से कोई साइंटिस्ट, मतलब कि कंप्यूटर साइंस में था, उसने किया था ये। इसका पूरा नाम है हैकॉन विन ली, चाइनीज है कोई। इसका 10 अक्टूबर 1994 में इसको इंट्रोड्यूस हुई थी लैंग्वेज, और इसे एक स्टाइल शीट लैंग्वेज बोलते हैं। स्टाइल शीट यानी कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक अलग शीट बनाते हैं और उस शीट को हम HTML से लिंक कर देते हैं, जिससे वो क्या करता है, जो HTML के अंदर एलिमेंट होते हैं उनसे कनेक्ट होकर उनकी स्टाइलों को कलर करना, बोल्ड करना, बड़ा करना आसान हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ, कई बार ऐसा हो जाए कि HTML का पेज बन जा और अच्छा नहीं दिखता, और अगर हम उसमें थोड़ा बहुत स्टाइल वगैरह डाल लेंगे पेज के अंदर ही, तो पेज के अंदर कोड बड़ा हो जा HTML का, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा। तो फिर नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई CSS, इसने क्या करा, एक अलग ही स्टाइल शीट है, बस इसे लिंक करना पड़ा हमें HTML से। लिंक करो और अपना सारा कोड HTML का जो भी, कौन सी सेल बड़ी करनी है, कौन सी कॉलम बड़ी करनी है, कौन सी टेबल को अच्छा डिजाइन देना है, कौन सी हेडिंग को अच्छा डिजाइन देना है, वो सब हम अलग लिख देंगे। इसलिए हमें इसे स्टाइल शीट लैंग्वेज बोलते हैं। यूज फॉर डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटर्न इन ए मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बताया, ये डिस्क्राइब करता है यानी उसके दिखाता है उसकी अच्छी डिजाइनिंग करके मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि HTML और XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, और हमने इनमें से सीखी है HTML। तो HTML को ही हम थोड़ा डिजाइन करेंगे, थोड़ा उसके अंदर अच्छी प्रेजेंटेशन
करेंगे, ठीक है, वो किसके थ्रू करेंगे, CSS के थ्रू करेंगे। और CSS वाज डेवलप एंड द मेंटेन बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। जो ये CSS है, ये किसके द्वारा डेवलप और मेंटेन की जाती है, मेंटेन मतलब इसमें नए नए अपडेट्स ये की जाती है WW वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम बोलते हैं W3C कॉन्ट्रोजियम, हाँ कंसोर्टियम, कंसोर्टियम बोलते हैं WW3 यानी W3C। ये चीज़ें, यह वाली जो वर्ड है ये बहुत बार सुनने को मिलेगा, इसकी फुल फॉर्म और ये इसकी फुल फॉर्म होती है जो अभी हमने डिस्कस करी, कंसोर्टियम वर्ल्ड वाइड वेब WW3C। इट वॉज द फर्स्ट रिलीज ऑन दिसंबर 17, 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पहले तो स्टाइल सीट नॉर्मली इस तरीके से थी, फिर इसको और डेवलप करके इसके द्वारा ये रिप्रेजेंट करी गई थी। इसने क्या करा था, इसमें चेंज करे, बहुत से नई नई फंक्शनैलिटी लेकर आया इसमें, ताकि कोई बटन पे क्लिक करे तो अलग कलर दिखाए, इस तरह की कुछ कुछ फंक्शनैलिटी वर्ल्ड वाइड वेब ने इसके डेवलप करा और उसे मेंटेन करने का भी यही काम करता है। अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन हैगा वो चल रहा है CSS3, पहले CSS था, अब CSS3 है। और इसकी जो मेन वेबसाइट है ये, इस वेबसाइट को अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और हम इसे ब्राउज़र पे सफरिंग करेंगे, इसकी ब्राउज़र पे चला के देखेंगे, तो ये इसकी मेन वेबसाइट है जहाँ से हम CSS को, इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स को इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये देखिए आगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं, CSS की स्टाइल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। रेड कलर, ब्लू कलर, कलर का क्लासिक कलर कौन से होते हैं, इस तरह की स्टाइल कैसे डालते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ सिखा देते हैं इसके अंदर। कैसे हम इन कलर, देखिए इन्होंने ऑप्शन बना रखे हैं, इनमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़े बड़े हो गए आ रहे, देख कलर इनमें कितना अच्छा आ रहा। जो हमने किया था इसमें तो सिंपल ही होकर आ रहे थे, यहाँ तो सिंपल ही थे, पर लेकिन यहाँ के आगे थोड़ा सा स्टाइल सीट लगा के इन्होंने कलर वगैरह उसके चेंज कर दिए। जैसे कोई क्लिक करेगा तो इस तरह के इफेक्ट आएंगे, है ना, ये एनिमेशन के अंदर से। ये स्लाइड शो है कि नए नए वॉलपेपर, इसे बोलते हैं हम स्लाइड शो, ऐसे नए नए अपना भी बदल दे रहा है ये CSS के थ्रू। ये नेविगेशन मेन्यू बनानी होती है वो इस तरह की ड्रॉप डाउन, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं, CSS के थ्रू। ये सब एग्जाम्पल है CSS के। ऐसी बनानी हो, अकॉर्डियन बोलते हैं इनको, अगर लिस्ट वाइज आइटम आ रहा है 1 2 3, ये लिस्ट वाइज आएगा तो उसे अकॉर्डियन बोलते हैं। और अगर ऐसे इस तरीके से आ रहा है तो इन्हें बोलते हैं नेविगेशन। इन्हें बोलते हैं हम टैब, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अलग चीज़ खुलेगी, पेरिस पे क्लिक करती पेरिस के बारे में खुलेगा, टोक्यो पे टोक्यो, इन्हें बोलते हैं हम टैब। ये बटन होते हैं CSS के अंदर, जैसे इस पर क्लिक करा तो इसका कलर चेंज होगा, ये फंक्शनैलिटी। तो ये सब CSS के थ्रू करते हैं। ये प्लस कैसा हो रहा है, किस तरीका का है, ये इसका कलर थोड़ा ग्रे हो जाओगा हम यहाँ, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं इसको। इस ड्रॉप डाउन को हम यहाँ नेविगेशन मेन्यू में यूज करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऑप्शन लेने के लिए। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई भी वेबसाइट खोल लो, जैसे मैं अपने वाली खोलता हूँ तो मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रखी इसमें, ये वाली, ये आगे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये अलग अलग ऑप्शन आ गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ये पेजिनेशन बोलते हैं जब हम इस तरह का कुछ बनाते हैं। कई बार देखो वेबसाइट में दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, तो इन्हें पेजिनेशन बोलते हैं। एक ही पेज पे मल्टीपल पेज लग जाते हैं। तो ये पूरा CSS का इसमें एग्जाम्पल था। फुटर बनाना, हेडर बनाना, इस तरह से क्वाड्रेट थोड़ा बनाना। ये खुली देख मेन्यू, क्लोज कर देंगे यहाँ से, ये सब CSS के थ्रू होता है। तो आया कुछ कुछ समझ में? हेलो, हेलो, हाँ समझ में आया जो जो चीज़ बताई? तो क्या क्या है इसमें समझ में? CSS कब
रिप्रेजेंट करी थी, मतलब कब हुई थी ये स्टार्ट? हाँ, 1994 में स्टार्ट हुई थी स्टाइल सीट के नाम से। फिर इसकी कमांड ले ली थी वर्ल्ड वाइड वेब ने, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसने ले ली, W3C बोलते हैं जिसको। और उसने फिर दोबारा इसको लॉन्च करा अच्छी तरीके से बना के, डेवलप करके 1996 में, 2 साल बाद। और इसका लेटेस्ट वर्जन CSS3 चल रहा है। इसका काम क्या होता है? हमारे HTML पेज को अच्छी डिजाइनिंग में थोड़ा डेवलप करना, अच्छी तरीके से डेवलप करना। हाँ, वेबसाइट को गुड लुकिंग बनाना, रिप्रेजेंट करना अच्छी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट। और इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। CSS3 में जो अभी लेटेस्ट वर्जन हम पढ़ेंगे CSS3, उसमें ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी का काम होता है हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिव से मतलब होता है, जैसे ये वेबसाइट है मेरे वाली, अभी तो ये डेस्कटॉप पे ऐसी दिख रही, जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करके मोबाइल के लेवल पे ले जाऊँगा, और कोई मोबाइल का साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो टैब का हो गया, ये मोबाइल का हो गया टैब सेलेक्ट। तो मोबाइल पे ये किस तरीके से दिख रही है ना? ये जिस तरीके से मोबाइल पे दिख रही है, ये इन्हें बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। यानी जैसे मेन्यू खुले तो मेन्यू में ये आ जाएंगे निकल के, मेरी सारी मेन्यू मेन्यू बंद करना मेन्यू को, इस तरीके से। जैसे कि हम कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, GoDaddy की खोल लेते हैं। ये है, मैं इसको मोबाइल वर्जन में निकालूंगा। तो अभी देख, मोबाइल वर्जन में अपना API एडजस्ट होनी स्टार्ट हो गई। और इसको छोटा कर लो या कैसे कर लो, इन्होंने इस तरीके से डेवलप कर रखी है कि मोबाइल में भी अच्छी दिखे सारी चीज़ें, इमेज वगैरह भी, हर एक चीज़ें फोकस है। अकॉर्डियन देखिए, इन्हें अकॉर्डियन बोलते हैं, जैसा भी बताई थी मैंने, ये इन्होंने अकॉर्डियन बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और मेन्यू इनकी यहाँ पे आ जाएगी, ये रही साइड में मेन्यू, ये खुल के अलग अलग। तो ये जो बन रही है मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। बस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट से बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी साइज में खोलो तो ऐसे है, इसमें नीचे हॉरिजॉन्टल में ये स्क्रॉल बार नाम है, सिर्फ हॉरिजॉन, ये वर्टिकल में नाम है, मतलब कि वर्टिकल का है, हॉरिजॉन्टल का नाम है। अभी वर्टिकल का चल तो रहा है ये इस तरीके से, लेकिन ये साइड में बिल्कुल एकदम सटीक है, इंगे से भी इधर से भी, ना तो ज़्यादा छोटी ना बड़ी, एकदम फिट हो रही। तो ये जो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार होता है, ये वाला, जैसे मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ, कई बार इस तरीके से आ जाता है, ये स्क्रॉल बार आ जाता है नीचे नीचे की तरफ, तो वो नहीं आना चाहिए, ऐसे साइड हिलने नहीं चाहिए वेबसाइट। तो उसे बोलते हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिव। अब ये वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल के साथ एकदम एडजस्ट कर रखी, फिट एकदम, हर एक चीज़ बड़े डाल, फॉन्ट भी ले, ये भी ले, ये सारी चीज़ें करी जाती है। तो यही फीचर हमें मिलता है CSS3 के अंदर, जो हम सीखेंगे, जिसे बोलते हैं मीडिया क्वेरी, यानी कि रिस्पॉन्सिव बनाना। फिर कलर ग्रेडियंट आ जाता है, मल्टीपल कलर का यूज करना, और मल्टीपल कॉलम लेआउट्स कर सकते हैं। जैसे कि एक जो पूरा वेब पेज होता है, इसको हम 12 कॉलम में डिवाइड करते हैं। ये जो पूरा का पूरा वेब पेज हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम 12 कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो इन कॉलमों के थ्रू ही सारा काम होता है। जैसे कि उन्होंने ये इतनी बड़ी इमेज या इतना रिस्पॉन्सिव लिखने के लिए कितनी कॉलम इस्तेमाल कर रखी है, 1 2 3 4,
तो इन्होंने 3 कार्ड बना रखे हैं अलग अलग कॉलमों में डिवाइड कर करके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉलमों में गिना जाता है, कॉलम को डिवाइड करते हैं हम फिर। तो ये हमें मल्टीपल कॉलम का ऑप्शन देता है। फ्लैक्स बॉक्स देखता है, फ्लैक्स बॉक्स होते हैं, इनके थ्रू हम एडजस्टमेंट करते हैं सारे एलिमेंटों की अच्छी तरह। फ्लैग बॉक्स के साथ फ्लैश बंदरों ने अंधता रखी। जैसे कि हम फ्लैक्स बॉक्स की थोड़ी प्रॉपर्टी देखें इंस्पेक्ट में जाके, हमें यहाँ दिख जाएगी। ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, ये आगे देखिए लिख रहा फ्लैक्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ, थोड़ा सा यहाँ जाते हैं और फ्लैक्स वाले पे क्लिक करते हैं। ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि ये एडजस्ट करने में आसान हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखता हूँ मैं फ्लैक्स बॉक्स का एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए आ गया। हम इसमें देख, इसकी वेबसाइट कितनी अच्छी बन रही है, ये इसने खुद बनाई होगी या बनाएगी। हम इसमें फ्लैग बॉक्स आइटम ऐड करेंगे, इस तरीके से हमारे आइटम ऐड हो जाते हैं। अब इन्हें हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लैक्स बॉक्स इनलाइन करना हो तो इनलाइन में इतना बड़ा इसका कंटेनर का साइज, तो जितना इनका एलिमेंट का साइज होगा बस उतना नहीं करते इसमें। फ्लैक्स करने तो पूरा कंटेनर का साइज होगा। रो रिवर्स करनी हो तो ये इधर से इधर की तरफ चले जाएंगे। तो ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी होती है जो आइटमों को सही तरीके से एडजस्ट करने में हेल्प करती है। सेंटर में करने हो, अब ये सेंटर में आ गए, तो इनके थ्रू ही हम मेन्यू बनाते हैं अपनी। तो इन्होंने जो गोडेडी वालों ने बना रखी है फ्लैक्स प्रॉपर्टी की बना रखी है, 1 2 3 4 5 5 आइटम कॉलम ले गए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है, फ्लैक्स एंड सेंटर, स्पेस ग्राउंड, अलाइनमेंट, थोड़ा स्ट्रेच, ये इस तरीके के आ जाएंगे। फ्लैक्स स्टार्ट हो जाएंगे, एंड नीचे से हो जाएंगे, सेंटर बीच में से हो जाएंगे, है ना। तो ये फ्लैक्स प्रॉपर्टी होती है। ये देख, ऐसे ऐसा कर सकते हो। ये सब चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे फ्लैक्स के बारे में। ठीक है, इनका हेल्प करते हैं, इनके हेल्प से मेन्यू बनाते हैं। जैसे ही मेन्यू बनी हुई, फिर आते हैं एनिमेशन ट्रांजिशन वगैरह। एनिमेशन ट्रांजिशन इस तरीके कुछ कुछ होते हैं। एनिमेशन सीएसएस, देख इस तरह के एनिमेशन होता है। जैसे अभी ये चल के गया इधर, ये सब एनिमेशन के होते हैं। ट्रांजिशन इस तरीके का आगे देखेंगे, ऐसे ट्रांजिशन। जैसे माउस क्लिक करा, ये ट्रांजिशन, डिले कितनी सेकंड में कितना कलर चेंज हुआ, ये क्या है, ये सब चीज़ें ट्रांजिशन वगैरह। ये देख, है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है CSS3 के अंदर। बॉक्स शैडो, जिसमें हम सेलेक्ट करके टेक्स्ट की शैडो वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। ये शैडो आती है ना, कैसे शैडो लगानी होती है, कैसे साइड में करना होता है। थोड़ा 3D में इफेक्ट दे दो शैडो का, ये रिफ्लेक्शन कर दो, तो ये बॉक्स शैडो के अंदर आती है, या बॉक्स शैडो या बॉर्डर रेडियस। तो ये CSS3 के फीचर है। फिर आगे चलते हैं, फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, फ्रेमवर्क क्या होता है, बहुत ही एक तरीके हेल्पर होता है। इसके अंदर क्या करा है, CSS तो जो बना रखी लैंग्वेज, उनमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं बना बना के पहले ही रखते हैं। जैसे मान लो अगर तुझे कोई हेडर बनाना, तो फ्रेमवर्क, जो CSS का फ्रेमवर्क रहेगा उसमें हेडर पहले से डिजाइन रहेगा, सारी चीज़ रिस्पॉन्सिव बना के, बस उसमें तुझे क्या करना, अपना वैल्यू चेंज करनी। जैसे कि पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
ए फ्रेमवर्क कीजिए स्ट्रक्चर एंड प्री बुल्ड सेट, पहले से ही बने बनाए सेट रहते हैं इसमें, कुछ भी हो सकता है। टूल्स लाइब्रेरी प्रोवाइड ए फंड foundation and structure for developer to work with the reducing the need to write everything for scratch यानी शुरुआत से। तो इसमें क्या होता है फ्रेमवर्क में, पहले से ही एक बॉक्स होता है, इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स में मान लो अगर हम कैसा एग्जांपल बताऊं तुझे, सिंपल सा, हाँ मान लो किसी के घर गए हम और किसी के घर की पानी की टंकी टूट रही और वहाँ हम ठीक करने चले गए ऐसे ही, बिना किसी चाबी के बिना किसी पिलास विलास के वहीं चले गए। अब हमने कहा कि वहीं जाके कि तुम्हारा वे कह लगे यह टंकी टूट रही है इसे ठीक करनी है। मैं कहा, अच्छा लाओ तो लाओ वो लेके आओ। अब वे घर में ढूंढ मचाओगे कि कहाँ कहाँ है, हमारा तो सामान उल्टा सीधा पड़ा इधर उधर। तो हम क्या करते हैं पहले से ही, जब हमें पता कि इस टंकी को ठीक करने में ये सामान चाहिएगा और ज़्यादातर जब टंकी ठीक करनी हो तो ये ही सामान चाहिएगा, तो हम क्या करते हैं पहले से अपने एक बॉक्स बना लें, मिस्त्री कोई भी होगा उसमें सारे टूल रख लेगा कि उसमें पिलास पेचकस सब्बी पेन्ना सब धर लेगा उसमें पहले से ही, टेप वेप सब लगा के। और फिर जब भी किसी की टंकी टूटेगी तो जाएगा और अपने टूल इस्तेमाल करेगा पहले से ही और करके उसका टंकी को तुरंत ठीक कर देगा, वो वहाँ से किसी से नहीं मांगने का। ऐसे ही फ्रेमवर्क होते हैं हमारे। फ्रेमवर्क क्या होते हैं, उसी लैंग्वेज के पे फ्रेमवर्क बनाए रखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज है, डेवलपर रहे, तुम भी बना सकते हो खुद का भी। तो उसमें क्या करेंगे पहले से हेडर फुटर कुछ कुछ एनिमेशन सारी चीज़ें पहले से डिजाइन कर रखे, ठाया कोड नुक्कड़ न्यूज़ पर लगा दिया, बस वो कोड उठाया तो उस पर लगा दिया। इसमें क्या होता है दोबारा दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि डेवलपर टू वर्क विद द रिड्यूसिंग यानी कम करता है, द नीड टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम स्केच। डेवलपर के लिए कोई भी काम मतलब कि जो काम वो 10 घंटे में लगा लो 5 मिनट में तैयार होकर आ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ पहले से डेवलप है, उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ही जो डेवलपर वगैरह रहते हैं कंपनी में लग जाते हैं, वे इंटरनेट का सहारा लेते हैं। जो सीख साख के चले गए, बाकी चीज़ें क्या करते हैं इंटरनेट पर जाएंगे ढूंढेंगे, वहाँ से कोड उठाओगे और कॉपी मार देंगे। जैसे कि मान लो एनिमेशन बनाना हो ये कोई एनिमेशन वगैरह है, एनिमेशन ले लेते हैं छोटा सा ये वाला, इसमें होगा देखिएगा इसने क्या कर रखा, जो ये एनिमेशन यहाँ दिखा रखा ये वाला जब भी रिफ्रेश होगा पेज लोड होने के बाद उसका कोड इसने यहाँ लिख दिया ये रहा सारा। हम क्या करेंगे आएंगे इसे कॉपी करेंगे नुक्के नहीं को और अपनी इसमें पेस्ट कर लेंगे, तो एक तरीके का फ्रेमवर्क की तरह काम कर जाएगा। बस फ्रेमवर्क में क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट उनकी वेबसाइट से लिंक हो जाए। अब जो भी लिखेंगे तुरंत अब सारा का सारा आ जाएगा, हमें बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। तो इन फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये फेमस जो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप नाम का है, ये रहा BOOTSP बूटस्ट्रैप 5 लेटेस्ट यही चल रहा। ये बूटस्ट्रैप है, इसके अंदर सब चीज़ मिल जाओगी तुझे। जैसे कि डाउनलोड लेआउट के बारे में करें हम बात, तो ये देख यहाँ पे कंटेनर ग्रिड कॉलम ग्रिड देख लो। ये ग्रिड इस तरह का अगर तुझे कोई आइटम बनाना हो कि इसमें 3 कॉलम हो तो उसने पूरा का पूरा कोड यहाँ लिख रखा, देखिए उठाया है कॉपी करा, कॉपी ना करके हम यहाँ पे जाके गेट स्टार्ट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर जो हमें एक लिंक देगा ये वाला लिंक स्क्रिप्ट का लिंक देगा, ये इसे कॉपी करो अपने वेब पेज में पेस्ट कर दो और बस वहाँ जाके चलाना चालू कर दो, नुक्का नहीं सारा का सारा कोड उठ का अपना भी आता रहेगा वहाँ से। तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है। कौन सा? बूटस्ट्रैप। किसका है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क? CSS का। जैसे कि जावास्क्रिप्ट का मैंने बताया था कल, रिएक्ट, एंगुलर और ये लारावेल PHP का। इनमें क्या होता है कि इनमें से PHP के पहले से ही कोड बने बनाए रहे, तो लोग बाग क्या करें वहाँ से उठाकर तुरंत लगा दें, तो फिर जल्दी जल्दी ऐप बना दें। ये बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे होता है, इसलिए मैं बोलते हैं कि एक आधा फ्रेमवर्क सीख के आओ। तो CSS का कोई एक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लियो साथ साथ में, और सबसे अच्छा है बूटस्ट्रैप। उसके बाद है फाउंडेशन भी एक है बुल्मा, एक मटेरियलाइज्ड, एक ताइलविंड हाँ ताइलविंड के नाम से CSS, एक प्योर CSS। तो ये सारे के सारे बूटस्ट्रैप हैं, इनमें फेमस मैंने बोल्ड कर रखे हैं, इन्हें तो देख सकती है।
और बूट स्ट्रैप इसमें ये है, इसका लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा अभी। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क होते हैं। तो दे आर कॉमनली यूज इन वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जितने भी कहीं भी फ्रेमवर्क का नाम सुनेगी, यानी कि बनी बनाई पहले से ही क्या रहती है, अभी टूल्स और लाइब्रेरी रहे जिनके अंदर कोड लिखे रहे, और हर लैंग्वेज के अपने अपने अलग अलग फ्रेमवर्क रहे, जैसे कि बूट स्ट्रैप CSS का, मटेरियलाइज CSS का है, ऐसे ही रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का है, एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट का है, लारावेल PHP का है। ये सब बूट स्ट्रैप बना कर रखा है अपने। तो HTML CSS एक बूट स्ट्रैप और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट तुझे तैयार तो करनी ही है। तो पहले हम CSS को अच्छी तरीके से सीखेंगे, फिर उसके बाद बूट स्ट्रैप सीखेंगे। बूट स्ट्रैप तो बता दूं मैं तुझे, कर लेगी वो, तो उसमें इतना कुछ हार्ड ना। जब CSS सीख जाएगी वो अपना आप ही सीख जाएगी। तो ऐसे ही अपनी क्लास को फिनिश करते हैं, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देख, इसमें कोड CSS में इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ऐसे कुछ करके, जैसे कि मुझे अगर बैकग्राउंड में कलर रेड देना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर रेड, और यहाँ बंद करना पड़ेगा। फिर मुझे अगर हाइट लिखनी हो, हाइट विड्थ लिखनी हो, 100 पिक्सल वगैरह, ये लिख दूँ। फ्लोट करना हो, डबल करना हो, डिप वगैरह, कौन सी डिप पे मुझे ये CSS लगा। ये सारी चीज़ हम सीखेंगे धीरे धीरे, अभी बस तुम्हें समझना है, जोर नहीं देना दिमाग पे, कभी पागल पूगल हो जा। और हेलो, हाँ मैं सो गई दिखा है। आप ये जैसे इस तरीके से CSS लग रही है, इसी CSS को अगर हम देखें तो इस तरीके के पेज डिजाइन बन के आ जाते हैं हमारे पास, ऐसे अच्छे वाले एकदम। अब देख ले, यही HTML में बन रहा और CSS अप्लाई करके कितना अच्छा लग रहा। तो इस CSS का काम यही होता है, इन्हें कपड़े लगते पिराने का। और ये फ्रेमवर्क है, इन फ्रेमवर्क में बारे में बस अगर टाइम मिले तो आज पढ़ लियो इनके बारे में। बूट स्ट्रैप, मटेरियलाइज और फ्रेमवर्क की ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है, पूरी बढ़िया डेफिनेशन लिख रही है। लिखना चाहो लिख लियो, सही समझना चाहो समझ लियो। वैसा फ्रेमवर्क समझ में आया क्या है? हाँ, ये प्री बिल्ड सेट होते हैं कहीं के टूल के, लाइब्रेरीज के, जिसमें पहले से ही कोड लिखा रहा है, किन के लिए, डेवलपर के लिए, ताकि रिड्यूस कर सके वे टाइम को, नीड को, और उन्हें शुरू से नहीं लिखना पड़ने का। अब तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे शुरू से ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जब तेरे से आ जाएगी CSS लिखनी, फिर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर ले, फिर तुझे शुरू से ही लिखना पड़ना, क्योंकि तेरे पे पहले चीज़ आ गई। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हो उन सब के लिए भी फ्रेमवर्क है अलग अलग। तो ये फ्रेमवर्क थे CSS के अंदर। ये नए नए फीचर्स हैं, मीडिया क्वेरी, कलर ग्रेडियंट, मल्टीपल कॉलम लेआउट, फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड, एनिमेशन ट्रांजिशन, बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल ही पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। और आज हमने पढ़ा क्या, CSS किसने डेवलप करी थी, हाकॉन विंग लिंग, 10 अक्टूबर 1993 में। और इसका फिर कमांड इसकी किसने ले ली थी, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ने ले ली थी, कॉन्स्टोरियम W3C। और ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट तो इसकी दूसरी है खैर। और ये उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई अच्छी तरीके से, और लेटेस्ट वर्जन इसका है CSS 3। तो ये सारी चीज़ पढ़ी हमने, और अब हम कौन से वर्जन पर काम करेंगे, CSS के कौन से वर्जन पर काम करेंगे हम? तुझे ध्यान नहीं दे रही मतलब? हाँ दे रही, आया तो मैंने बताया ही नहीं। बोले के अभी तो ही, अभी तो पढ़ा, अभी तो क्लास खत्म नहीं। हम लेटेस्ट वर्जन CSS 3 पे काम करेंगे, और इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, मीडिया क्वेरी, कलर ग्रेडियंट, मल्टीपल कॉलम लेआउट्स, यानी बॉक्स मॉडल बोल लेते हैं हम जिसको, एनिमेशंस, स्लाइड शो, ये सभी ने दिमाग में गाल ले। और ये फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क होते हैं। इसके फ्रेमवर्क क्या होते हैं, पहले से लाइब्रेरी बनी रहे इनका। इस वैसे तो इस फ्रेमवर्क को हम बाद में कभी जब जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए बता दी कि इसके फ्रेमवर्क होते हैं बूट स्ट्रैप्स, मटेरियलाइज और फ्लाईविंड।
ये पहले से बने बनाई है, इसमें पहले पहले बना बनाया कोड है, बस हमें लगाना होता है। लेकिन हमें सबसे पहले ये सारी चीज़ हाथों से लगा कर देखनी पड़ेगी, ताकि हम जब ये कोड अप्लाई करें तो समझ में आए ये कर क्या रहा। इसका छोटा सा एग्जांपल ये, इस तरीके से सीएसएस के कोड लिखे जाते हैं और ये ऐसे डिजाइन आता है। ठीक है, अगली क्लास में हम सीखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं सीएसएस, कितने तरीके से करते हैं, कोड भी लिखेंगे थोड़ा बहुत, पर थोड़ा थ्योरेटिकल चलेगा शायद, और फिर से हम अप्लाई करके भी देख सकते हैं कहीं। तो ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें सीएसएस वगैरह के बारे में। इनमें सीएसएस को अच्छी तरीके से याद कर लियो, मतलब कि ये फंडामेंटल इसके, ताकि तेरे इंटरव्यू में काम आ सके। फंडामेंटली भूल जा आदमी, काम तो करना जान जा। तो फंडामेंटल नहीं भूलने बिल्कुल भी। जितना फंडामेंटल तेरा मजबूत रहेगा, इंटरव्यू वाला देखते ही समझ जाएगा, वो कहेगा चार आगे की बता रहा मुझे, यानी से पता ही होगा कुछ। तो ये लिख रही है इसकी फुल फॉर्म, स्क्रीनशॉट ले गए या फिर इसको कर लियो, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लियो, ठीक है। और वो क्लास चालू होने से पहले पहले ये पूछूंगा तेरे से कि इसमें ना कौन सा नया लेटेस्ट वर्जन है और कौन सा फीचर है, और क्या क्या उसमें नई चीज़ आई, फ्रेमवर्क, एक आधा फ्रेमवर्क के बारे में, और एग्जाम्पल तो क्या पता। चलिए तो, हाँ, कहीं के लिया